वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कर्नाली ब्लूज बाय बुद्धि सागर। बुद्धि सागर का ये नॉवल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइटल के मीनिंग को डिस्कस करेंगे, राइटर को, इस नॉवल के कैरेक्टर्स को एंड समरी को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन नॉवल की डिटेल समरी जो है वो स्टार्ट करेंगे। बुद्धि सागर की बर्थ हुई थी 2 जून 1981 में। ये नेपलीज राइटर हैं एंड पोइट हैं। इनके जो मोस्ट फेमस वर्क्स हैं उसमें कर्नाली ब्लूज आ जाता है एंड फिर फायर आ जाता है। कर्नाली ब्लूज के बारे में बुद्धि सागर खुद भी कहते हैं कि अगर ये मैं नॉवल ना लिखता तो मुझे जो है वो इतनी पॉपुलैरिटी जो है वो ना मिलती, या फिर आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, जो मेरा आज करियर बन चुका है, वो कभी ना बनता अगर मैं जो है वो कर्नाली ब्लूज जो है वो ना लिखता। नॉवल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कर्नाली ब्लूज ये नॉवल है, इसको बुद्धि सागर ने लिखा है एंड इसको पब्लिश जो है वो फाइन प्रिंट पब्लिकेशन ने करवाया था एंड इसको नेपाल में 2010 में पब्लिश करवाया गया था। फर्दर जो है वो अपने कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। इसमें कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं है बट 4 मेजर कैरेक्टर्स जो हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है ब्रीशा बहादुर का कैरेक्टर। ब्रीशा जो है ये एक मेल कैरेक्टर है, नरेटर है और इस बुक का मेन प्रोटैगनिस्ट भी है। नेक्स्ट है हार्शा बहादुर। हार्शा बहादुर जो है वो ब्रीशा बहादुर का फादर है एंड ये जो स्टोरी है इसमें ऐसा लगता है कि हार्शा का कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रदर देन ब्रीशा के कैरेक्टर से। नेक्स्ट है चांद्रे का कैरेक्टर जो कि ब्रीशा बहादुर का चाइल्डहुड फ्रेंड है। पार्वती है जो कि ब्रीशा की सिस्टर है एंड ममाता है, ये पार्वती की फ्रेंड है। नॉवल की मेन स्टोरी की तरफ जाने से पहले जो है ना वो कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं जो कि समरी से रिलेटेड ही हैं। मीन्स के ये नॉवल जो है इसके अंदर स्टोरी पैरेलल चलती है। मीन्स के फादर एंड सन की जो स्टोरी है वो पैरेलल चल रही है। फादर जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है और सन जो है ना जब उसको विजिट करने के लिए आता है अपने फादर को, तो वो 11 डेज की स्टोरी जो है ना वो यहाँ पे सुनाता है और अपनी चाइल्ड मेमोरीज को भी जो है ना वो शेयर करता है। अब क्या है कि ब्रीशा जो है ना वो अपने टीनेज में है और उसका फादर जो है ना वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है और हॉस्पिटलाइज्ड होने वाला जो सीन है वो हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है एंड प्रेजेंट टाइम के बाद जो है ना वो स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जिसमें पूरे पास्ट के इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं एंड ब्रीशा का जितना भी चाइल्डहुड है वो सारा जो है वो डिस्कस किया जाता है। नॉवल की स्टोरी को 11 डेज में जो है वो डिवाइड किया गया है जिसमें ब्रीशा जो है वो डेली अपने फादर को जो है वो हॉस्पिटल विजिट करने के लिए आता है और डेली ही अपनी लाइफ की, अपने चाइल्डहुड की कोई ना कोई स्टोरी जो है ना वो नॉवल में शेयर करता है। उसके फादर को जो है ना वो ब्रेन हैमरेज हो जाता है। इस नॉवल को कहीं ना कहीं जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी कहा जाता है क्योंकि इसको जो है वो बुद्धि सागर की लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है। बुद्धि सागर की लाइफ में भी यही जर्नी रही थी, उनकी फादर और सन की यही जर्नी थी जो कि इन्होंने इस नॉवल में भी शेयर की गई है। तो काफ़ी हद तक इसको ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी जो है वो कहा जाता है। बहादुर फैमिली है ये मिड वेस्टर्न रीजन ऑफ नेपाल में जो है ये रहती है और ये सुरखीत फैमिली से जो है ना ये बिलोंग करती है। और अब ये जो है वो बारदिया नेशनल पार्क की तरफ रहने के लिए आ गए थे। वहाँ से जो फॉरेस्ट लैंड से उनको जो है वो सारा क्लियर कर दिया गया था और फॉरेस्ट को ख़त्म करके वहाँ पे एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसको अब बनाया जा रहा था ताकि जो है ना लोग फार्मिंग की तरफ आएँ और यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल जो प्रोग्रेस है वो हो सके। और उसके बाद ये जो बहादुर फैमिली है ये कालीकोट जो है ना मूव कर जाती है। ईशा बहादुर की जो फैमिली थी वो उसी पहाड़ी फैमिली में से थी जो कि उन हिल से अब नीचे की तरफ आ रहे हैं जहाँ पे जो है वो फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया है और प्लेन लैंड की तरफ अभी रहने के लिए आ रहे हैं। लोग जो है वो हिल से माइग्रेट करके जो है ना वो प्लेन की तरफ पिछले 50 ईयर से जो है वो आ रहे थे, जहाँ पे आके वो एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस को स्टार्ट करेंगे और अपनी लाइफ को जो है वो कहीं ना कहीं से जो है वो बेटर बनाएंगे क्योंकि कालीकोट की जो खुद की कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है, वहाँ पे एजुकेशन भी बहुत कम है एंड इस फैमिली को भी, बहादुर फैमिली को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो करना पड़ रही थी वहाँ रहने के लिए। अभी जो बहादुर फैमिली है ये कर्नाली रीजन के तेराई पार्ट में रह रही है और यहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। यहाँ पे लोगों के पास ना होम है, उनकी फैमिली सिस्टम भी कोई अच्छा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है और ये सारा कुछ जो फैमिली, एजुकेशन, हेल्थ, होम सारा कुछ बेस भी वहाँ पे सीजन, पॉलिटिक्स, बिजनेस, कल्चर, ट्रेंड और बाकी सिचुएशंस पे जो है ना वो करता है। फैमिली के बैकग्राउंड को डिस्कस करने के बाद जो है वो स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिशा बहादुर जो कि अपने मिडिल क्लास पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि उसके फादर जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और रोज़ जो है ना वो ब्रिशा अपने फादर को विजिट करने के लिए आता है।
अब जब भी वो अपने फ़ादर को विज़िट करने के लिए आता है, तो उसे जो है ना वो चाइल्डहुड की मेमोरीज़ याद आ जाती हैं। एंड ऐसे ही उसको जो है ना वो मेमोरी याद आती है कि जब वो बहुत छोटा था, तो वो अपनी मदर से जो है वो क्वेश्चन करता है कि क्या मैं अडॉप्टेड हूँ? तो उसकी मदर जो है वो एक ह्यूमरस वे में कहती हैं कि येस तुम अडॉप्टेड हो। और ब्रीशा जो है ना वो इस चीज़ पे जो है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता था। देन उसकी मदर को रियलाइज़ होता था कि मेरा सन जो है वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया है, और वो फिर अपने सन को कहती थी कि नहीं तुम मेरे ही बेटे हो, मैंने तुम्हें बर्थ दी है, क्या हम जो है ना वो कभी एक-दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। तो ये चीज़ें जो है ना वो अगेन एंड अगेन अपने पास्ट की याद करता है जब भी वो अपने फादर को मिलने के लिए आता है। देन ब्रीशा रिकॉल करता है नेक्स्ट डे के वो स्टडी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था अपनी चाइल्डहुड में, और इवन के क्लास 4 में जो है वो 2 दफ़ा फेल भी हुआ था। एंड उसने अपनी फादर की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट की थी, लेकिन इसके फादर ने जो है ना वो कभी भी फिर भी इसको मारा नहीं था, बीट नहीं किया था, या फिर कभी भी कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं कहे थे जिससे वो उसके सन को जो है वो गिल्टी फील होता या फिर सैड फील होता, क्योंकि उसके फादर जो है वो बहुत अच्छे फादर थे। एंड उसके बाद जो है वो इनके घर की कंडीशन बताई जाती है स्टोरी में कि जब बारिश आती थी तो इनकी छत से जो है वो पानी टपकता था। एंड उसके बाद ये कैटास जो है वो माइग्रेट करके चले जाते हैं, एंड वहाँ पे जाके इनका जो बिज़नेस है वो रुक जाता है। एंड उसके बाद जो है ये अपने लक को किसी और बिज़नेस में जो है ना वो आज़माते हैं। जब इनका बिज़नेस जो है वहाँ रुक जाता है, तो ये फिर से कालीकोट जो है वो माइग्रेट करके आ जाते हैं। एंड जो ब्रीशा के फादर एंड मदर हैं, इन दोनों की अब जो एज है वो भी ओल्ड हो रही होती है। और जो हर्षा बहादुर हैं, ब्रीशा बहादुर के फादर, अब वो फार्मेसी में और ज़्यादा काम भी कर नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि हर्षा बहादुर एक फार्मासिस्ट थे। तो उसके बाद जो है ना वो एक स्मॉल क्लॉथ शॉप जो है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। इवन कि हर्षा बहादुर जो हैं वो अपनी डॉटर पर्वती को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। उसकी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, एंड उसको जो है वो एक इंडिपेंडेंट वुमन बनाना चाहते थे, जो कि अपनी मर्ज़ी से अपना स्पाउस चूज़ करे, अपने करियर को बनाए और एक इंडिपेंडेंट जो वुमन है वो बने। क्योंकि वो खुद एक फार्मासिस्ट थे और वो कालीकोट की कंडीशन को भी जानते थे कि यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो अपने सन और डॉटर की एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, लेबर वर्क करते थे। इवन कि इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी अपने किड्स को रेस करने के लिए इन हेल्दी वे वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे थे, मदर और फादर दोनों ही। देन क्या होता है स्टोरी में, देन ब्रीशा बहादुर जो है वो अपना एसएलसी का एग्ज़ाम जो है वो पास कर लेता है कालीकोट से। देन जो है वो काठमांडू जो है ना वो जाना चाहता है अपनी हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन इसके जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को लेकर जो है ना वो कंसर्न्ड होते हैं कि वो काठमांडू जो प्लेस है वो बहुत दूर है, एंड वो अपने सन को इतनी दूर भेजना भी नहीं चाह रहे थे, एंड इवन के एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होने थे। लेकिन इन सब के बाद भी ब्रीशा बहादुर जो है ना वो अपना घर छोड़कर, अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़कर जो है ना वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए चला जाता है। अब वहाँ पे जाकर अपनी हायर स्टडीज़ को कंटिन्यू तो करता है, लेकिन इसके जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो अभी तक इसके पेरेंट्स ही उठा रहे होते हैं, और इसके पेरेंट्स को जो है वो अब डबल वर्क करना पड़ता है इवन इन ओल्ड एज। देन ब्रीशा बहादुर स्टोरी में भी ये भी शेयर करता है कि एक दफ़ा जो है वो कालीकोट में जो है वो ब्रिज बन रहा था, और मैं अपने फ्रेंड के साथ जो है वो ब्रिज देखने के लिए जाता हूँ, एंड वहाँ पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने आना था और उसकी इनॉग्रेशन करनी थी, और हम सब जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, एंड इवन के प्राइम मिनिस्टर को एंड दी एंड जो है वो कोई देख भी नहीं पाया था। जस्ट उसका जब प्लेन आता है तो उसको देखकर सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, एंड उसके बारे में पूरे विलेज में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होती हैं, क्योंकि विलेज जो है वो इतना एजुकेटेड नहीं था। लोग जो हैं वो मोस्टली इलिटरेट थे, तो उनमें इतनी ज़्यादा ये नहीं थी एजुकेशन के किसी को कितनी प्रायोरिटी देनी है। लोग अपना काम छोड़कर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए जो है ना वो जा रहे थे। ब्रिशा बहादुर जब अपनी एजुकेशन काठमांडू में कंटिन्यू कर रहा होता है, तो इसको न्यूज़ मिलती है कि इसके फादर की हेल्थ जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, एंड वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अब ब्रीशा की मदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही थी, क्योंकि उसके फादर जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड थे, उनके सारे एक्सपेंसेस जो है वो उसकी मदर जो है वो उठा रही थी। ब्रीशा जब आता है और अपने फादर को इतनी बुरी कंडीशन में देखता है, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, और ख़ुद पे भी उसको जो है ना वो गिल्ट फील होता है कि उसने जो है वो अपनी विशेज़ को प्रायोरिटी दी, अपनी डिज़ायर्स को प्रायोरिटी दी, अपने करियर को प्रायोरिटी दी, एंड अपने पेरेंट्स के बारे में जो है वो कुछ भी नहीं सोचा। एट द एंड जब पार्वती एंड ब्रीशा जो है वो अपने फादर को लास्ट डे पे विजिट करने के लिए आते हैं, तो उसके फादर की जो है वो डेथ हो जाती है, एंड नॉवल जो है वो एंड हो जाता है। ये 11 डेज़ की जो स्टोरी है वो ब्रीशा जो है वो नरेट करता है, जिसमें वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज भी शेयर करता है और एक फादर की जर्नी को भी शेयर करता है। ब्रीशा के जो फादर थे वो एक बेस्ट फादर थे। उन्होंने जो है वो हमेशा ब्रीशा की हर विश को पूरा किया, हर ज़रूरत को पूरा किया। इवन के कोई टॉय हो, कोई बुक हो, या फिर किसी भी चीज़ की जो ब्रीशा को ज़रूरत होती थी,
वो हमेशा हर कंडीशन में जो है वो पूरी किया करते थे। उन्हें ब्रीशा का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सेल्फिश लगता है कि उसने अपने पेरेंट्स के बारे में जो है वो कभी नहीं सोचा, उनके स्ट्रगल्स के बारे में कभी नहीं सोचा, या फिर उसने अपने पेरेंट्स की अचीवमेंट्स को कभी अप्रिशिएट नहीं किया कि उन्होंने इतना लेबर वर्क किया, इतना हार्ड वर्क किया, एंड इवन के इतनी कालीकोट की कंडीशन वर्स थी उसमें भी अच्छी एजुकेशन जो है वो ब्रीशा एंड पार्वती दोनों को दिलवाई। इसके टाइटल का मीनिंग जो है वो देख लेते हैं। एक्चुअली में ये एक नेपाली वर्ड है जिसका मीनिंग है डिफ़िकल्टीज या फिर पेन्स ऑफ द कर्नाली रीजन। कि जो कर्नाली रीजन है जो कि नेपाल में है, उस रीजन में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे जो है वो रिसोर्सेज नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, या फिर जो बेसिक चीज़ें या नेसेसरीज़ होती हैं किसी भी इंसान की, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। करनाली जो रीजन है ये नेपाल के वेस्ट पार्ट में है और ये एक लेस डेवलप्ड रीजन है बाकी अगर रीजन से हम इसको कंपेयर करें तो करनाली ब्लूज जो नॉवल था ये एक्चुअली में करनाली लोगों के लिए लिखा गया है कि उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है। वहाँ पे जो है वो उनके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है जो कि बाकी रीजन्स में हैं। इस नॉवल में टिपिकल स्टोरी थी फादर एंड सन की, बट इसको जो स्पेशल बनाती है इस नॉवल को वो जस्ट करनाली रीजन है एंड कर्नाली रीजन के जो लोग हैं उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि राइटर ने इसमें डिस्कस की हैं। आई होप कि यहाँ तक की जो नॉवल है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।